Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is MathWath। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोगों ने स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के कुछ अच्छे लॉन्ग आंसर और उन लॉन्ग आंसर से जो आपके मिड टर्म के लिए हैं, ठीक है। हालांकि आपका मिड टर्म और एंड टर्म दोनों एक साथ हो गया है और वीडियो को देखिएगा, लास्ट में कुछ छोटी सी अनाउंसमेंट भी है आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। वैसे आपको पता चल गया होगा, मैंने टेलीग्राम पे कल आपकी स्कीम पोस्ट कर दी थी, ठीक है। तो 20 से स्टार्ट है ओवरऑल, जिसका जो भी पेपर कोड है उस हिसाब से। बाकी आपका मैथ्स का शायद 1 तारीख को है, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर नहीं है, हालांकि उसके लिए भी टाइम है, तो जितना हो सकता है उसे किया जाए। तो चलिए फिर बाद में करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो होगी वो बाद में होगी। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, और इस चैप्टर का दी एंड भी इसी वीडियो में होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में आपको एमसीक्यू मिलेगा। एमसीक्यू के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिए एमसीक्यू अगर मैं इस तरीके से लिख के दूं कि पहले एमसीक्यू लिखा फिर उसके 4 ऑप्शन लिख के दिए, ठीक है, तो वही इम्पोर्टेंट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको मैं पॉइंट वाइज भी बताता हूँ। मैं बताता हूँ कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, तो आप उसको फैक्ट की तरह याद रखिए, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं सर एमसीक्यू की सीरीज़, ठीक है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट तो ख़त्म कर लीजिए, और कॉन्सेप्ट भी मैं कैसे बता रहा हूँ एमसीक्यू की तरह, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक बारी वन लाइनर आंसर जो होता है, एक लाइन में आंसर होता है, उसे एक लाइन आंसर की तरह के लर्न रखिए, ठीक है। और नो डाउट मैं एमसीक्यूज़ कराऊंगा, स्पेशली एमसीक्यूज़ जितने भी हैं मेरे पास या जो भी बन सकते हैं। अभी एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करनी है मुझे, 6-7 दिन में हो जाएंगे, 6-7 वीडियो में हो जाएंगे, सारे एमसीक्यू करा दूंगा मैं। तो अभी हम लोग को तो पता ही चल गया कि हमारा पेपर कब है, तो उससे पहले मुझे करा देना है। तो आप लोग वो परेशान ना हो, इधर 1-2 दिन जंप हो जा रहा है, स्किप हो जा रहा है, लेकिन प्लीज़ परेशान ना हो आप लोग, बस पढ़ते रहिए। रिवीजन भी कर लीजिए, क्योंकि अब तो अपने लास्ट कर लिया है, अभी तक अब स्टार्टिंग का हो सकता है थोड़ा बहुत भूल गए हो, तो वीडियोस को एक बार और रिवाइज़ कर लीजिए, या अपने नोट्स से जो बनाया हो आपने रिवाइज़ कर लीजिए। सारे नोट्स टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं पहले से ही, जाकर उनको पढ़ लीजिए, ठीक है। डाउनलोड कर लीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें क्या है अ हेमिस्फीयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें किस किस तरह की कंडीशन होती है। हम लोगों को पता है कि यहाँ पर कोई भी दो शेप को उठाएंगे और एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और पता करेंगे कि उसका जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है या अनस्टेबल। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि हेमिस्फीयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन अ स्फीयर, मतलब एक स्फीयर के ऊपर एक हेमिस्फीयर है। क्योंकि मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 स्थिति मैंने बताई है, 2 पोजीशन है, पोजीशन नंबर 1 एंड पोजीशन नंबर 2। 2 पोजीशंस हैं इसमें, क्योंकि इसने ये नहीं बोला है इस क्वेश्चन में कि हमें किस तरीके से उसे पुट करना है। एक सेकंड, यहाँ पे ये पूरा का पूरा बन गया, इसे हाफ कर दूं। अब ठीक है, क्योंकि भाई एक हेमिस्फेयर है और एक स्फेयर के ऊपर रखा हुआ है ना। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन में ये जो इसका कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड वाला पार्ट रखा हुआ है, ठीक है, जो फुल स्फेयर है, यानी स्फेयर के ऊपर कर्व्ड वाला पार्ट रखा है, और दूसरी पोजीशन में उसका फ्लैट वाला पार्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोनों केसेस में अगर बात करें, पहले पॉइंट की बात करें, फिगर 1 की बात करें, तो होगा क्या भाई। देखिए सबसे पहली बात, जब भी कर्व सरफेस रखा होगा तो क्या होगा, 3 चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ी हैं कि स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के लिए क्या करना होता था, हमें रो 1 निकालना होता था, हमें रो 2 निकालना होता था, और हमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी हाइट निकालनी होती थी, कहाँ से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो चलिए हम रो 1 है उसको हम ऊपर वाले का रो 1 मान लेते हैं, और नीचे वाले का रो 2 मान लेते हैं, और हाइट जो होगी वह यहाँ से लेकर के ऊपर वाले की जो सी जी की हाइट होगी उसे हम एच मान लेते हैं। यही चीज़ फिगर 1 में भी, फिगर 2 में भी, ठीक है। इसका सी जी कहाँ होगा, इसका सी जी भी यहीं कहीं होगा,
ठीक है, उसकी भी हाइट मान लेते हैं h है। ओके, अब क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिए, जो हमारा अपर सरफेस है, पहले फिगर की बात कर रहा हूँ, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी ρ1 कितना होगा। भाई ऊपर वाला सरफेस जो बन रहा है यहाँ पे वो भी सर्कुलर ही है, तो ρ1 कितना होगा, ρ1 भी हमारा a है, रेडियस हमारी a ही है ना। और ρ2 की जो रेडियस है, भाई ρ2 कौन है, ρ2 ये है, ये भी स्फीयर है, इसकी भी रेडियस a ही है। क्यों, क्योंकि बोला हुआ है, देखिए इक्वल रेडियस बोला हुआ है ना, इसलिए होगा। अब h की बात करनी है, h क्या है भाई, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको स्फीयर के केस में बताया है कि उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो, अगर मैं फ्लैट सरफेस से बात करूँ, यहाँ से इस फ्लैट सरफेस से कितना ऊपर होता है वो, सो वो फ्लैट सरफेस से कितना ऊपर होता है, 3a/8। ठीक, लेकिन ये फ्लैट सरफेस तो ये वाला है, सेकंड वाला पॉइंट, अभी वो तो उस पर बात बाद में करेंगे। ठीक है, उससे पहले जो है हमारा ये सर्कुलर सरफेस जो है, कर्व्ड सरफेस जो है, उसे अगर मैं निकालूँ तो टोटल रेडियस हमारी कितनी है, a में से हम इतना पार्ट माइनस कर देंगे, इतना पार्ट कितना है 3a/8, तो a में से 3a/8 हम माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 5a/8। ρ1 हो गया, ρ2 हो गया, h निकल के आ गया। देखिए h कैसे निकाला है, आप लास्ट वीडियो में जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ सीजी के मैंने फॉर्मूले, कुछ फैक्ट्स बताए, उन्हें आप लर्न कर लीजिए, तो आपको वो क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, अब ये कह रहे हैं कि स्टेबल है या अनस्टेबल, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग 1/ρ1 निकालेंगे प्लस 1/ρ2 निकालेंगे। चलिए निकालिए ज़रा, 1/ρ1 और 1/ρ2, ठीक है, निकालिए ज़रा। ये भी 1/a है, ये भी 1/a है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/a। ठीक है, अब जरा ऐड कर दिया आपने, अब 1/h भी निकाल लीजिए। 1/h कितना होगा, 1/h होगा आपका, भाई h है 5a/8, और ये क्या हो जाएगा 8/5a। आप इसे डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट ये 1.6 आएगा, 1.6/a। क्यों भाई, 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1.6 आ जाएगा, और अपॉन में ही रहेगा। आप ही देख लो, आप स्वयं ही देख लीजिए कि 2/a ग्रेटर होगा ना 1.6/a से, यानी कहा जाए तो एक कंडीशन ये निकल के आई कि 1/ρ1 जो है प्लस 1/ρ2 जो है वो ग्रेटर आ गया 1/h से, है कि नहीं। और ये कंडीशन मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि ये अनस्टेबिलिटी की कंडीशन है, सो द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। ठीक है, इस केस में इक्विलिब्रियम इन केस फर्स्ट, केस 1 में जो पहला फिगर बना है उसमें अनस्टेबल है। ठीक है, जो केस 2 है उस पर बात करें अगर आप, तो केस 2 में फ्लैट सरफेस रखा हुआ है। सो केस 2 में जो ρ1 है, जो अपर सरफेस क्या है, ध्यान से देखिए, केस 2 में अपर सरफेस अपनी क्या है, ये देखिए, अपर सरफेस जो है वो फ्लैट है ना। और फ्लैट की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटी। ठीक, ध्यान रखिएगा, जब भी फ्लैट कांटेक्ट में होता है तो उसका रो जो होगा वो इन्फिनिटी होगा, और नीचे तो अभी भी स्फीयर है, उसका ए ही होगा। एच कितना होगा यहाँ पे, एच जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि फ्लैट सरफेस से ऊपर जो इसका सी जी होता है, फ्लैट सरफेस यहाँ बताया ना मैंने, यहाँ पे देखिए, फ्लैट सरफेस से उसका सी जी जो होता है वो तो 3a/8 पे ही होता है, तो यहाँ पे तो h की वैल्यू 3a/8 ही रहेगी। तो यहाँ पे 3a/8 ही रहेगी। अब फिर से सॉल्व कर लीजिए, क्या सॉल्व करेंगे, वही 1/ρ1 और 1/ρ2 का एडिशन, 1/ρ1 प्लस 1/ρ2। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज पुट कर लीजिए, 1/∞ प्लस 1/a। 1/∞ तो 0 होता है, और 0 प्लस 1/a इज अगेन 1/a। और देखिए 1/h कितना है, उल्टा करिए उसका, 8/3a। 8/3 को आप डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट
2.67 आएगा, है ना, और अपॉन ए। तो आप यहीं पे देख लीजिए कि क्या है, बिकॉज क्या होगा यहाँ पे, देखिए सिंपल सी बात है, 1 अपॉन जो ए है हमारा आया है, वो देखने से ही पता चल रहा है कि वो किससे छोटा है, लेस देन है 2.67 अपॉन ए से, है ना। या फिर आप कह लो सिंपली कि जो एडिशन आया है 1 अपॉन रो 1 का प्लस 1 अपॉन रो 2 से, ये लेस देन होगा ना 1 अपॉन एच से। और ऐसे केस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम, सो इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। बात समझ में आई? यानी सिंपल सी बात है, जब हम उसे उसके फ्लैट उसके कर्व सरफेस को स्फीयर के ऊपर रख रहे हैं तो वो अनस्टेबल हो रहा है, और फ्लैट सरफेस को रख रहे हैं तो वो स्टेबल हो जा रहा है। तो बड़ी ही सही सी बात है, आप ऐसे भी एक्सपीरियंस कर सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिंपल सी बात है, कर्व सरफेस के ऊपर आता है तो बड़े आराम से फिसल के गिर जाता है, तो स्टेबल तो होगा नहीं। और अगर फ्लैट उसके ऊपर आ जाता है तो फ्लैट, और किसी के ऊपर भी फ्लैट रखते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए स्टेबल तो रहता ही है। हाँ, बहुत स्टेबल नहीं होगा, बट हाँ कुछ मायने में स्टेबल थोड़ा सा होगा ज़रूर। और दो फ्लैट हो जाएंगे, दो फ्लैट के ऊपर फ्लैट रख दें आप तो भैया पूरा ही स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको एमसीक्यू की तरह आपको याद रखना है, मैं स्टार बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने इसे मार्क कर दिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हैवी यूनिफॉर्म रॉड रेस्ट विद वन एंड अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। ठीक है, लेट्स से एक वॉल है। देखिए मान लेते हैं ये एक वॉल है, ठीक है, और इस पे एक रॉड को मैंने कुछ इस तरीके से टिकाया हुआ है। एक सेकेंड, ठीक है। आपको पता है रॉड का जो सीजी होता है वो उसका मिड पॉइंट होता है। और क्या बोला है, वर्टिकल वॉल विद अ पॉइंट इन इट्स लेंथ। ठीक है, कह रहे एक पॉइंट है, इसकी कहीं भी किसी एक लेंथ पे एक पॉइंट रखा हुआ है, मान लेते हैं वो पॉइंट ये है। ठीक है, और कह रहे इसका जो लेंथ है वो एक स्मूथ पैग पे रेस्ट कर रहा है। तो देखिए भाई, ऐसे तो ये रॉड रुक नहीं जाएगी, तो हमें क्या करना होगा, एक यहाँ पे एक पैग लगाकर इसे मैंने रोक दिया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मान लेते हैं, कुछ बोला तो नहीं है, कि इसकी जो लेंथ है टोटल 2a है। ठीक है, और इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं है, मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक, या थोड़ा सा और ऊपर करना चाहे तो मान लेते हैं यहाँ पे है इसका मिड पॉइंट, क्योंकि हमें सीजी जो होता है इसका वो मिड पॉइंट पे ही होता है हमारा किसी भी रॉड का। तो लेट्स से यहाँ पर है। ठीक, सो होगा क्या फिर, और तो इस हिसाब से मान लेते हैं कि थोड़ा सा मैंने रॉड को बड़ा कर दिया है, कि ए जो है, ए लेंथ जो है वो यहाँ से यहाँ तक की ए लेंथ है, और बाकी की ए लेंथ इधर है, ये जी पॉइंट से, जी यानी सी जी से इधर। ठीक है, अच्छा अब देखिए ज़रा ध्यान से, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये जो इसने बनाया है एंगल वॉल के साथ जो एंगल हमारे रॉड ने बनाया है वो थीटा है। अब इसे हल्का सा अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऐड करूं, क्यों ऐड कर रहा हूं, क्योंकि इसने बोला फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कहाँ पे है और हमें इसे अनस्टेबल प्रूव करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा करके मान लेते हैं ये कोई भी पॉइंट था, ये ए है मान लेते हैं, ये आपका बी है, ये सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया। ठीक है, और इसे यहाँ पे डॉटेड वॉल के भी स्ट्रेट कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। जी हो गया, मान लेते हैं बी सी डी ई कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जरा थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि जब यहाँ पे थीटा है तो ये जो डिस्टेंस इसकी है, मतलब जहाँ पे हमने पैग को जोड़ा है, ये थोड़ी देर के लिए बी मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है हमारा, बी है। मतलब वॉल से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस जा रही है हमारी रॉड को जो जोड़ रही है वो बी डिस्टेंस पे है। ठीक है, इतना क्लियर है। और थोड़ी देर के लिए जो जी डी है ना, जी को हम, जी डी जो लेंथ हमारी ये वाली आ रही है, ये जो जी डी आ रही है, जी डी को भी हम कुछ मान लेते हैं, लेट्स से मान लेते हैं जेड।
अब ये z क्यों माना है अभी आपको समझ में आएगा। वैसे मैं आपको रिलेट करता हूँ कि जो हम लोगों ने लास्ट में इक्विलिब्रियम वाला जो एक पॉइंट था उसमें 1 डिग्री फ्रीडम के बारे में बताया था। मैंने ये कहा था कि अगर आप उसे किसी भी इक्विलिब्रियम में पहुंची हुई वस्तु को या पार्टिकल को मिसप्लेस किया जाता है, अपनी जगह से रिप्लेस किया जाता है, वापस से वो अपनी पोजीशन पे आता है तो उसे स्टेबल हो जाता है वो। और वो उसकी स्टेबिलिटी को अगर किसी एक वेरिएबल से हम शो कर पाएँ तो वो 1 डिग्री फ्रीडम होता है। और उसमें हम लोगों ने उसके CG को किसी एक वेरिएबल से डिफाइन किया था, z इज इक्वल टू एफ थीटा। अगर आपको ना याद हो एक बार जाकर फिर से लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। तो वही काम हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। हम यहाँ पर CG की पोजीशन को, जो CG है रॉड का, ये है जो जिसे आप ये दिखा रहा हो, उसे हम केवल z की हेल्प से वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें सिंपल सा, आप सॉल्यूशन करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। समझ में तो आ गया क्या कैसे कहाँ पे है। तो थोड़ा लेट करके आप लिख सकते हो, लेट रॉड की जो लेंथ है वो क्या है, लेट ए जी इज इक्वल टू ए, है ना, वेयर जी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और भी चीज़ें लिख सकते हो, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, कि जैसे बी सी इज इक्वल टू स्मॉल बी, ये सब हमने लेट कर लिया है, ये सारी चीज़ें ठीक है लिखी हुई है। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थीटा, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं। अब थोड़ी देर के लिए मैं ज़रा z निकालता हूँ। z जो CG की पोजीशन होती है, ठीक है, उसे ही z बोला जाता है और वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ऐसे तो आप कहोगे सर ये जो C से G तक की जो डिस्टेंस है वो भी तो CG ही होगी। नहीं, ये देखिए अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर से ये कुछ एंगल बना रहा है, तो ये इसकी डिस्टेंस नहीं हुई, ये डिस्टेंस हुई, अर्थात GD उसकी डिस्टेंस हुई। तो ये बताइए क्या z को, जो GD डिस्टेंस है, z को क्या हम GD लिख सकते हैं, और क्या GD को हम EB लिख सकते हैं? भाई उसी के सामने ही तो है, आप सही से देखो। तो ये जो बन रहा है एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो GD लिखो चाहे EB लिखो। और EB ही क्यों लिखेंगे, EB लिखने से अच्छा है हम ये लिख लें, क्या EB के प्लेस पर क्या हम उसे AE माइनस AB नहीं लिख सकते, AE माइनस AB, ये भी सही है। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब जरा सही से ध्यान दीजिए, AE अगर मुझे निकालना हो, ये पूरी लेंथ निकालनी हो, और मैं इस ट्राइंगल की अगर बात करूं, ये जो ग्रीन ट्राइंगल मैंने बनाया है, ठीक है, हमें AG की वैल्यू पता है जो कि स्मॉल a के इक्वल है। AG देख लीजिए, AG की लेंथ। तो हम AE को AG पर कैसे लेके जाएं? AE देखा जाए अगर, अब ये है 90 डिग्री, ठीक है, और 90 डिग्री है। AE की बात करें तो वो बेस है, और AG की बात करें तो वो हाइपोटेनस है। तो अगर आप AE लिखना चाहते हो तो जरा इसे ऐसे देख लो, cos थीटा यहाँ पे क्या होगा, रफ में बताता हूँ। cos थीटा कितना होगा, AE बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, AE अपॉन AG। तो कुल मिला के जो AE होगा वो AG cos थीटा हो जाएगा, क्यों भाई, है ना। और AG की वैल्यू है A, तो A cos थीटा हो जाएगा। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, सो AG A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A cos थीटा। अब जरा AB की बात कर लेते हैं, AB क्या है। तो अब जरा एक और ट्राइंगल देखिए आप, पिंक वाला ट्राइंगल देखिए, ये वाला छोटा वाला दिख रहा है आपको। इसमें अगर आप AB देखेंगे तो वो बेस है, और AC देखेंगे तो वो क्या है, हमारा हाइपोटेनस है, और BC जो है वो परपेंडिकुलर। BC की वैल्यू पता है मुझे, ठीक है, मुझे चाहिए AB, तो BC पता है और AB नहीं पता है। ऐसे तो AC भी नहीं पता है। तो करते एक ही चीज़ है कि किसी एक ऐसी चीज़ों को लेते हैं जो पता हो और एक ना पता हो। तो अगर आप इसमें tan थीटा फाइंड आउट करो तो बड़ा ही अच्छा रहेगा आपके लिए। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया B, और अपॉन बेस हो गया आपका AB। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपॉन tan थीटा, है ना। यानी ओवरऑल कहें तो B tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा को ऊपर कर दो तो B cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये बात क्लियर हो गई। अब जरा ध्यान से देखिए, ये z इज इक्वल टू कैसा बन गया, ये फंक्शन ये बन गया z इज इक्वल टू एफ थीटा। ध्यान से देखिए, और ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद बस
डिफ्रेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। चलिए करते हैं। अब जैसे विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे डी जेड बाई डी थीटा, तो क्या होगा भाई, डिफ्रेंशिएट करिए माइनस ए साइन थीटा, और कॉट जानते हैं आप माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, तो बी कॉसेक स्क्वायर हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना होता है, थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम लोग को याद है, क्लास 12th में सीखा है अपने लोगों ने। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा के लिए लिखते थे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम डी जेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0, उसे 0 के इक्वल लेना पड़ेगा। तो देखिए इसको इक्वल टू 0 लेंगे, तो भाई चलिए ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा को मैं राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ। सो ए साइन थीटा उधर चला गया। अब कुछ करना नहीं है, कॉस जो कॉसेक लिखा है उसको मैं 1/sin स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। और सारे के सारे साइन जो हैं, 3 साइन हो गए, अब तो राइट में भेजने पे साइन पावर 3 हो जाएगा, है ना। साइन पावर 3 थीटा इज इक्वल टू b/a हो जाएगा। और अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्यूब रूट हो जाएगा भाई, पावर में 1/3 हो जाएगा। और अगर आप थीटा निकालना चाहते हैं तो साइन इनवर्स b/a पावर 1/3। और ये जो आई थीटा की वैल्यू, वो हमारी पोजीशन आ गई इक्विलिब्रियम की। दिस इज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पूछा था ना, और अनस्टेबिलिटी भी प्रूव करनी है। तो ये तो ठीक है, आपको याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। आपको पता होना चाहिए कि ये जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली पूछा गया है। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। जीआईसी लेक्चरर की पोस्ट आपकी जो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं, लाइक आपके गोरखपुर में एक ही कॉलेज है जुबली इंटर कॉलेज, जहाँ के लेक्चरर की सैलरी स्टार्टिंग ही ऑलमोस्ट 80 to 90,000 होती है, वो 1 लाख के करीब होती है स्टार्टिंग। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है जब इतने अच्छे प्रेस्टिजियस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ठीक है, चलिए अभी एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है इसको थीटा के रिस्पेक्ट में इक्वेशन नंबर 1 को। तो चलिए अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ज़रा दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे आप डी टू जेड बाई डी थीटा 2, तो क्या होगा, आपको डिफ्रेंशिएशन करना आता है मुझे पता है। दोबारा आप करेंगे तो क्या होगा, माइनस ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा, और ये बी कॉसेक स्क्वायर 2 आगे, कॉसेक का जानते हैं आप, कॉसेक माइनस कॉसेक कॉट वो तो हो ही जाता है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसे, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस ए सेक कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा और माइनस 2b कॉसेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार हो जाएगा, इंटू कॉट थीटा। तो सही से देखें आप माइनस कॉमन लेकर के, तो माइनस ए कॉस थीटा प्लस 2b कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, थीटा की आप कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, पॉजिटिव ही रख रहे होंगे। क्यों पॉजिटिव रख रहे हैं, देखिए एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जो थीटा आ रहा है हमारा, यार थीटा इज एक्यूट, है ना, ये एक्यूट है। क्यों एक्यूट है, ये भी बात ज़रूरी है पता होना। देखिए भाई, रॉड हमारी इस तरीके से ही रखी जा सकती है, तभी वो रुकेगी, नहीं तो ये एंगल 90 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 90 भी नहीं हो सकता। ऐसे रखेंगे तो भैया कहाँ से, आप तो गिर ही जाएगी फिर ना। और इधर तो लटका ही नहीं सकते, क्योंकि 90 से ज़्यादा करेंगे तो फिर तो ऑब्ट्यूज होने लगेगा, और ऑब्ट्यूज पे वो स्टेबिलिटी ही नहीं आएगी, वो रुकेगी ही नहीं, इसलिए वो एक्यूट होगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब अगर थीटा पॉजिटिव है, थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे रखेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ कुल मिला के सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव ही आएंगी, इतनी ये पॉजिटिव रहेगी, और बाहर है नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, आएगा ना नेगेटिव वैल्यू आएगी। और नेगेटिव होता है तो आपको पता है क्या होना चाहिए, नेगेटिव में क्या आता है, मैक्सिमा आता है। और मैक्सिमा पे हमने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल बी अनस्टेबल। ठीक है, प्रूव हो गया, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये था क्वेश्चन। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू के लिए भी और आपके लॉन्ग आंसर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है एग्ज़ाम में दे दे।
ठीक है, कोई एक चीज़ तो देगा ही ज़रूर इस चैप्टर से। मे बी मुझे एमसीक्यू बनने के ज़्यादा आसार नज़र आ रहा है, लेकिन हो सकता है एक लॉन्ग दे दे, क्योंकि और भी लॉन्ग देने के लिए उनके पास चैप्टर्स हैं, क्योंकि स्टैटिक्स डायनामिक्स में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, तो 6 क्वेश्चन बनाने हैं उन्हें, तो कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, सो एमसीक्यू के लिए इसे ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट समझिएगा। मैंने वैसे उतनी चीज़ें ले ली हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉलिड स्फीयर रेस्ट इनसाइड अ फिक्स रफ हेमिस्फेरिकल बाउल। ये क्या कह रहा है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, और हेमिस्फेरिकल बाउल, भाई बाउल तो ऐसे रखा होगा, है ना, रख दिया मैंने। अब इसके अंदर एक हेमी नहीं, ये तो हेमिस्फेयर खुद ही है, एक क्या है, चलिए देखते हैं। तो क्या बोला, सॉलिड, ये बाउल हो गया हमारा, ठीक है, एक सेकेंड, ये बाउल हो गया, और इनसाइड में अपना एक स्फीयर हो गया, जो इसने कुछ कंडीशन बोली है। क्या कंडीशन बोली है कि बाउल ऑफ ट्वाइस इट्स रेडियस, जो इसकी रेडियस है, मतलब आप बात करें स्फीयर की रेडियस जो है आर, बाउल की रेडियस 2r है ना, तो इसकी रेडियस हमारी 2r हो गई। ठीक, फिर क्या बोला है, शो दैट हाउ एवर लार्ज अ वेट इज अटैच टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर। कह रहे कि इस स्फीयर के हाईएस्ट पॉइंट पे, आप कह सकते हो सबसे ऊपर में, यहाँ पे एक वेट रखा गया है। कोई मान लेते हैं कोई भी एक वेट है W, स्मॉल w, ठीक है, ठीक है, स्मॉल w यहाँ पे रखा गया है इसके हाईएस्ट पॉइंट पे। सो द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। कह रहा है कि इसको हम कहाँ पे रखें कि ये हमारा स्टेबल हो जाए, या फिर कह रहा है कि हाउ एवर लार्ज अ वेट, कह रहे हैं कितना वेट ज़्यादा से ज़्यादा हम रखें और वो कितना भी बड़ा हो, हाउ एवर बोला है ना, कितना भी बड़ा हो, लेकिन हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल ही होगा। ठीक है, अब ये समझिए कि ये जो स्फीयर था उसका खुद का वेट मान लेते हैं कैपिटल W था, ठीक है, और जो हमने ऊपर रखा है वो स्मॉल w है, तो इन दोनों से एक कंबाइंड बॉडी बनी है ना, एक कंबाइंड बॉडी बनी है। तो उसका हम पहले सी जी फाइंड आउट कर लेते हैं। सी जी ऑफ कंबाइंड बॉडी, कंबाइंड कौन सा, एक स्फीयर और एक जो उसके ऊपर एक वेट रखा है, उसकी कंबाइंड बॉडी का सी जी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। पहले जो सी जी था हमारा, अगर बात करें केवल स्फीयर की, तो पहले का इसका सी जी जो था वो इसका सेंटर पे होता था, ठीक है, G1 ले लेते हैं। लेकिन अब जो हमने एक वेट रखा उसकी वजह से जो हमारा सी जी चेंज हो गया है, लेट से वो यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया G, ठीक है। तो इस G को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला वही है जो हम लोग वेट वाला फॉर्मूला रखते थे, जो हम लोगों ने उसमें पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा हुआ है, कि जब किसी एक लाइन को इंटरनल डिवीज़न होता है, वैसे ही एक लाइन ही है पूरी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, ये इस लाइन की बात कर रहा हूँ। इसको हमारा सी जी यहाँ से या कहीं से क्रॉस कर रहा है, तो जो हमारा वेट होते हैं, दो या दो से अधिक वेट होंगे, तो उनका कंबाइंड जो सी जी निकलता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से उनके डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए स्मॉल w की डिस्टेंस कितनी थी, स्मॉल w की डिस्टेंस तो 2r थी, ठीक है, स्मॉल w इंटू 2r, और जो कैपिटल W है उसकी डिस्टेंस स्मॉल r, है ना, और अपॉन में दोनों वेट का एडिशन W प्लस कैपिटल W, तो ये हमारा H आ जाता है। अब बात करते हैं रो वन और रो टू की। अगर तो रो वन जो है, मान लेते हैं रो वन जो है वो स्फीयर का है और जो रो टू है वो बाउल का है, ठीक है। तो रो वन जो स्फीयर है, स्फीयर तो भाई सीधी सी बात है पूरा ओपन है, मतलब पूरा का पूरा क्लोज्ड है, उसकी जो रेडियस होगी वो r ही होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी। और जो दूसरा हमारा बाउल है, आपको पता होना चाहिए एक चीज़ और, शायद मैंने बताया है या नहीं, तो बाउल की रेडियस कितनी है, 2r है, लेकिन जब भी कर्व इस तरीके से ओपन होता है, जो कि स्फीयर हमारा है, तो ये पॉजिटिव होता है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जब इस तरीके से होगा तो नेगेटिव होगी। तो जरा देखिए हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, यही तो है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट POC, यहाँ से हमारा स्फीयर
पूरा बंद है अगर देखा जाए तो, और ये ओपन है ऊपर की तरफ, है ना, तो ये हमारा -2r होगा, ठीक है, जो बाउल है। अगर बाउल को हम ऐसे रखते, उसके ऊपर स्फीयर रखते, तो भाई स्फीयर तो ऊपर ही है ना, स्फीयर तो पॉजिटिव रहेगा ही, वो ऐसे वो है ही, लेकिन ये बाउल अगर ऐसा होता तो भी ये पॉजिटिव होता, लेकिन बाउल ऐसे रखा है तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। बात क्लियर है? अब बस उन्होंने बोला है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है, तो ये प्रूव करना है कि वेट कितना भी बड़ा हो सकता है। तो चलिए करते हैं। बिकॉज इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, इक्विलिब्रियम जब स्टेबल रहता है तो हमारे पास क्या कंडीशन आती है, चलिए देखते हैं। 1/h होता है लेस देन, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दीजिए ज़रा। सो वैल्यू पुट करते हैं 1/r माइनस 1/2r लेस देन, आपको पता है जब उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, W प्लस W ऊपर आ जाएगा और W इंटू आर और 2 स्मॉल w और r ऐसे लिख दिया जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे आप तो क्या होगा भाई, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 1/r आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे W प्लस W और WR प्लस 2WR, ठीक है। इसे थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर उधर भेजेंगे तो WR प्लस 2 स्मॉल WR लेस देन कैपिटल WR प्लस स्मॉल WR। थोड़ा सा इसे सॉल्व करिए तो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। देखिए WR से WR कैंसिल, तो क्या हो रहा है 2WR इज लेस देन WR, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे एलसीएम जो है, जब आपने एलसीएम लिया था तो यहाँ पे 2 भी आएगा ना, और 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 यहाँ पे भी रहेगा और 2 यहाँ पे भी रहेगा। कैंसिल क्या होगा फिर, 2WR कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल होगा। एक सेकंड, मैं इसे फिर से लिख देता हूँ इरेज करके। तो होगा क्या, WR प्लस 2 स्मॉल WR इज लेस देन 2 स्मॉल r कैपिटल W प्लस 2 स्मॉल r स्मॉल w। तो आप कैंसिल कौन सा वाला, स्मॉल r स्मॉल वाला कैंसिल होगा, है ना। तो बच क्या रहा है, बच रहा है अपना, देखिए, ठीक है, कैपिटल WR इज लेस देन 2WR। ये तो बात सही है भाई, डबल तो हमेशा सिंगल से, ये डबल है ना, डबल जो है सिंगल से तो ग्रेटर होगा ही। अब यहाँ पे स्मॉल w का कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि स्मॉल w जो है, अब ये सही है ना, दिस इज ट्रू फॉर वॉट एवर वैल्यू ऑफ W स्मॉल, जो स्मॉल w है उसकी कोई भी वैल्यू लीजिए तो आखिरकार यहाँ पे कैंसिल ही हो गया ना, यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर वॉट एवर लार्ज वैल्यू ऑफ स्मॉल w, ठीक है, जो हम लोगों ने वेट अटैच किया था उसकी कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू लेंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम स्टेबल ही रहेगा, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा रोल है इसका MCQ के लिए भी, ठीक है। ध्यान से सुनेगा, क्या है क्वेश्चन, बोले कि अ लैमिना इन द फॉर्म ऑफ एन आइसोसील ट्राइंगल। भाई लैमिना का मतलब होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास एक एरिया हो, मतलब 2 डायमेंशन होगा, सिंपल सी बात, लैमिना वर्ड वहीं पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, वैसे ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब वो ट्राइंगल आइसोसील ट्राइंगल है जिसका जो वर्टिकल एंगल है वो अल्फा है, ठीक है, इज प्लेस्ड ऑन अ स्फेयर। अब एक स्फेयर के ऊपर रखा हुआ है, तो मैं स्फेयर ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि स्फेयर मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और उसके ऊपर एक लैमिना रखना है, एक ट्राइंगल रखना है, ठीक है। तो चलिए ट्राइंगल बना लेते हैं, और उसने बोला है कि जो ट्राइंगल है वो आइसोसील ट्राइंगल है। आइसोसील ट्राइंगल का 2 साइड सेम होता है और अपर जो एंगल है उसका वो अल्फा है, ठीक है। और इसने बोला है कि जो इसकी इक्वल साइड है वो इज इन कांटेक्ट विद द स्फीयर। कह रहे कि जो इसकी इक्वल साइड है, लेट से मान लेते हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है, दोनों ए हैं, और ये वाली साइड अनइक्वल है। तो नेम मैं अलग कर देता हूँ, ABCD कर देता हूँ नेमिंग इसकी।
ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक। और आपको पता है जो ट्रायंगल आइसोसील है, मान लेते हैं ये लेंथ इसकी ए है, और जो इधर गई है ए सी, मान लेते हैं जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, और दोनों के दोनों ए है, मतलब समझ पा रहे हैं ना, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। अब ये जो साइड इक्वल होती है, जब भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे ये इसके इक्वल है, तो इसका सी जी जो होगा वो इसके मिडिल से होके जाएगा, और मिडिल से के साथ साथ आपको पता है आइसोसेल के केस में ये 90 डिग्री बनाता है, तो सी जी इसका कहाँ पे होना चाहिए, सी जी इसका यहाँ पे होना चाहिए, जी पॉइंट। इस जी पॉइंट को हम स्ट्रेट नीचे लाते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा, ये इतना क्लियर है। अच्छा, और ये जो स्ट्रेट निकल के गया है ये पूरा एंगल अल्फा है, तो आधा आधा एंगल कितना होगा, अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू, ठीक, इतना अल्फा बाई टू हो गया, क्लियर है। रेडियस जो है स्फीयर की स्मॉल आर है, इतना भी क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, देखिए अपर सरफेस जो है हमारा फ्लैट है, उसको मैंने रो1 मान लिया, तो फ्लैट सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो इन्फिनिटी होती है। लोअर सरफेस एक स्फीयर है जो कि उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसके रेडियस के इक्वल होता है। अब बात आई एच की, स्मॉल एच, तो स्मॉल एच तो भाई यही है ना, ये है मतलब स्मॉल एच, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो अब चलते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं ए बी सी, ये इस पॉइंट का नाम मैं डी दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको पता होना चाहिए जो हमारा ट्राइंगल के केस में उसका जो ये मीडियन बनता है, ठीक है, मीडियन से सी जी की जो रेशियो होती है 2:1 होती है। मतलब अगर यहाँ पे सी जी ये पॉइंट अगर है जी, तो वर्टेक्स से 2 डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस होगी 2 और नीचे वाली डिस्टेंस होगी 1, तो ओवरऑल 3 में से 2, मतलब अगर उसके वर्टेक्स से लेकर के जा रहे हैं तो 3 में से 2, मतलब ए जी जो होगा, ए जी का रेशियो, अगर हम ये इस पॉइंट का भी कुछ नाम दे देते हैं, सी हो गया, डी हो गया, ई, ए जी का रेशियो ए ई के साथ लें तो 2:3 होगा, ठीक है। तो अगर ए जी का रेशियो ए ई के साथ ले रहे हैं तो 2:3 होगा, ठीक है। तो ए जी कितना हुआ, ए जी की वैल्यू कितनी आई, 2/3 ए ई, ठीक। तभी तो हमें ए जी मिलेगा, और ए जी मिलेगा तो हमें जी डी भी मिल जाएगा जो कि स्मॉल एच के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट तो क्लियर है, ए जी की वैल्यू इतनी आ गई। अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम ए ई निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो ए ई जरा ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई दिख रहा है आपको, ए बी ई में जरा साइन लगा के देखिए जरा, तो साइन लगाएंगे तो साइन अल्फा बाई 2 लिखना पड़ेगा, साइन अल्फा बाई 2, क्योंकि भाई ये नीचे वाला अल्फा बाई 2 है तो ये ऊपर वाला भी तो अल्फा बाई 2 होगा, टोटल अल्फा है, ठीक है। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ए ई है और बेस हमारा ई बी है और हाइपोटेनस हमारा ए बी है, तो साइन अल्फा बाई 2 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए ई और हाइपोटेनस हमारा हो गया ए बी, और ए बी की वैल्यू है स्मॉल ए, तो ए ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, चलिए देखते हैं तो होगा क्या, ध्यान से देखिए, ए ई कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए बी साइन अल्फा बाई 2, तो ए बी हमारा है स्मॉल ए, तो ए की वैल्यू आ गई स्मॉल ए साइन अल्फा बाई 2, ए की वैल्यू आ गई तो आपको ए जी भी मिल गया, तो ए जी कितना हो गया भाई, ए जी इज इक्वल टू हो गया हमारा 2/3, ए है 2/3 ए साइन अल्फा बाई 2, तो ए जी मिल गया, ए जी मिल गया ना आपको। अब फिर से ट्राइंगल ए जी डी की बात करिए, और इस ट्राइंगल ए जी डी में अगर हम कॉस अल्फा बात करें, कॉस अल्फा बाई 2, तो कॉस अल्फा क्या होता है, बेस हो जाएगा यहाँ पे, बेस यहाँ पे ए डी हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे जी डी हो जाएगा, और ए जी कितना हो जाएगा, वो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा।
एक मिनट बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। देखिए अब जब आपने ट्राइंगल ए बी ई की बात की है, तो जब ए बी ई की बात करेंगे तो एंगल तो यहाँ पे है ना भाई। एंगल जब यहाँ पे है तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा। तो बेस ये है ना, तो बेस और हाइपोटेनस अगर ले रहे हैं तो कॉस का रिलेशन लगेगा ना। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलिए देखते हैं इसको भी एक बारी। ये मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पर कॉस अल्फा होगा, ठीक है। छोटे छोटे से चेंजमेंट हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सब्जी का जहाँ जहाँ साइन है वहाँ कॉस हो जाएगा, ठीक है। मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। सब्जी मैंने कॉस कर दिया। अब वैसे ही जहाँ पे हम लोग राइट में कर रहे थे, यहाँ पे हमें कॉस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे हमें साइन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि एक वैल्यू तो आ ही नहीं रही है ना। मतलब अगर कॉस लेते तो सिंपल सी बात है, क्लियर ये भी हो जा कर दे रहा हूँ मैं कि क्यों ये साइन लेना है। ये भी देख लीजिए क्यों ऐसा है। देखिए भाई, अगर आप यहाँ पे इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, जब ए, कलर चेंज कर लूँ, ए जी और सी की बात कर रहे हैं, आप खुद देखिए एंगल यहाँ पे है, तो बेस ये होगा, ये भी नहीं, बेस भी नहीं पता है और हाइपोटेनस ए जी भी नहीं पता है। एक तरीके से देखा जाए भाई, ए जी अभी पता कहाँ, ए जी ये पता है मान लेते हैं। और हमें चाहिए यहाँ पे एच, एच की हेल्प चाहिए भाई, है ना भाई, एच निकालना है ना। तो एक तरीके से परपेंडिकुलर तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एच निकालना है जो हमारा फॉर्मूले में यूज होगा। तो अगर साइन लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए जी आ जाएगा, और अगर कॉस लेंगे तो आपको ए सी नहीं पता है, ठीक है। तो एच निकालना है तो एच वाला पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर है ना क्यों साइन ले रहे हैं। तो साइन अल्फा बाई 2 जैसे लेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा जी डी अपॉन जी ए। सो जी डी अपॉन जी ए, ठीक है। तो अभी क्या करना है अपने को, तो जी डी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जी ए साइन अल्फा बाई 2। आपने जी ए पहले से फाइंड आउट किया, देख लो लेफ्ट में, जी ए इज इक्वल टू, या ए जी बोलो, 2/3 ए कॉस अल्फा बाई 2। तो ठीक है, रख देता हूँ 2/3 ए कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस इंटू साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा जी डी भी आ गया। और जी डी क्या है, जी डी को जी डी ना लिख करके हम स्मॉल एच लिख रहे हैं तो और भी अच्छा है। बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारी स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी के बारे में बोला है कि ये स्टेबल है, ठीक है। बोला है ना, बोला तो है। देखिए कह रहे कि इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इफ साइन अल्फा की वैल्यू इतनी आ जाए। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। और हमें पता है इक्विलिब्रियम जो स्टेबल होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 इज लेस देन 1/h। वैल्यूज रख दीजिए। 1/ρ1 ऊपर वाला फ्लैट सरफेस था तो 1/∞ हो जाएगा जो कि 0 हो जाएगा। और लोअर सरफेस हमारा क्या था, वो स्फीयर था तो रेडियस r हो गई। और 2 ये जो आएगा हमारा h वाला जो सीन है उसको रखेंगे तो क्या होगा, वो काफ़ी बड़ा सा है, 2/3 a कॉस अल्फा बाई 2 और इंटू साइन अल्फा बाई 2। इतना ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए हम चाहते हैं तो यहीं पे से 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई को अल्फा बाई 2 को साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ठीक है, लगा ही देते हैं। a/3 थोड़ा सा प्लेस कम लेगा ना, इसलिए लिख लेना ज़रूरी है। तो यही काम यहाँ भी कर लेते हैं, इस प्लेस पे लिख देते हैं, थोड़ा प्लेस कम लेगा ये, ठीक है। सो यहाँ पे हो क्या जाएगा अपना a/3 साइन अल्फा। अब थोड़ा इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे देन यू विल गेट कि 3 जो 3r आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा और a साइन अल्फा दूसरे साइड आ जाएगा। तो अब करना क्या है, a को आप भेजोगे तो 3r/a हो जाएगा, साइन अल्फा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, ठीक है। एंड दिस वाज द प्रूफ विच वाज रिक्वायर्ड। यही प्रूफ था हमारा, ठीक है। हेंस प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे और इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए होगा, वैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे भी है,
सो टेलीग्राम पे इसका सोल्यूशन आज के आज मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जितने लोग फ्री पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। वहाँ पे सारे के सारे पीडीएफ जो, चाहे वो डिजिटल पीडीएफ होता है चाहे वो हैंड रिटन पीडीएफ होता है, वो दोनों के दोनों वहीं पे आपको मिलते हैं, ठीक है। तो आप जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब वो डायनेमिक्स होगा, ठीक है। डायनेमिक्स का एक चैप्टर होगा, लाइक आई थिंक मुझे इम्पैक्ट पढ़ाना होगा उसमें। चैप्टर का नाम है इम्पैक्ट, ठीक है। और एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, मैक्सिमम पॉइंट उसी पे बात होगी। और जो भी लॉन्ग आंसर होंगे 5-6 जो मुझे अच्छे लगेंगे वो मैं ज़रूर कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि पेपर अब करीब है, जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा पढ़ लिया जाए, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स पे, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्रिप्शन ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल मैथ पर। थैंक यू।